हे एवरीवन। तो क्लास 12th की पॉलिटी की बुक का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 5 का जैसे कि टाइटल आप देख सकते हैं, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। तो देखिए, जो चैलेंजेस जो है पॉलिटिकल सक्सेशन की, उसकी बात करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू 1964 में डेथ हो जाती है। एंड एक साल तक तबीयत उनकी ख़राब हो जाती है, जिससे क्या होता है, एक स्पेकुलेशन हो जाता है, जनरेट हो जाता है उस टाइम पे कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कौन उनका सक्सेसर होगा। बट जो कि एक हमारी कंट्री थी, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी इंडिया में, सिचुएशन की वजह से बहुत ये जो सिचुएशंस हुई, इससे क्या हुआ, बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस आए कि नेहरू के बाद क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन जो आता है सीरियस डाउट से, कि बहुत सारे जो आउटसाइडर्स है हैड अबाउट कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था, क्या नेहरू के बाद सरवाइव करेगा। तो लोगों के मन में ये डर था कि बहुत सारी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, इंडिया भी उनकी ही तरह क्या ये इंडिया नहीं एबल करेगा मैनेज करने को डेमोक्रेटिक सक्सेशन। A failure to do so, it was feared, could lead to a political role for the army. Beside बहुत सारे डाउट्स थे कि अगर नया लीडरशिप नहीं हुआ एबल हैंडल करने के लिए मल्टीपल क्राइसिस को, तो क्या होगा। तो 1960 में क्या होता है, 1960 को कहा जाता है डेंजरस डेकेड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स थी हमारे देश में, जैसे कि बहुत सारी इनइक्वालिटी थी, पॉवर्टी थी, कम्युनल एंड रीजनल डिविजन्स थी, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक जो प्रोजेक्ट था उसका फेलियर हो गया। और इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, मतलब कि कंट्री का डिसइंटीग्रेशन होने का भी खतरा था। और ये लग रहा था लोगों को कि डेमोक्रेसी जो है, जो हम प्रैक्टिस कर रही हैं, हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट है जिसको हमने अडॉप्ट किया है, उसका फेलियर हो सकता है। फ्रांस या कनाडा के पास जब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, तो कोई भी फेलियर या फिर डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात नहीं करता। तो हम क्यों सोचते हैं डिसइंटीग्रेशन के बारे में। तो क्वेश्चन ये है, एंड आई नो कि आपको इसका बहुत बेहतर सवाल आता होगा कि किस तरह से इंडिया फ्रांस कनाडा से डिफरेंट है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस बहुत भी हैं, मतलब डाइवर्सिटी एक तरह से कहिए। हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, है ना, और बहुत सारी जो लैंग्वेजेस है जो हमारे देश में बोली जाती है। तो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो अब बात करते हैं नेहरू से शास्त्री तक के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का जो जीवन काल रहा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1904 में बर्थ होती है, 1966 में डेथ हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री। एंड जो इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यूपी कैबिनेट में मिनिस्टर होते हैं, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी होते हैं, मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट होते हैं 1951 से 56 तक। एंड यहाँ पे क्या होता है कि रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है तो रिज़ाइन कर देते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। एंड लेटर फ्रॉम 1957 टू 64 ये एक पहला फेमस स्लोगन कॉइन करते हैं जिसको बोलते हैं जय जवान जय किसान। ओके, सो जो ईज है विद विच द सक्सेशन आफ्टर नेहरू टुक प्लेस प्रूव्ड ऑल द क्रिटिक्स रॉन्ग। नेहरू की जब मृत्यु हो जाती है, के कामराज जो कि प्रेसिडेंट होते हैं कांग्रेस पार्टी के, तो बहुत सारे जो पार्टी के लीडर्स हैं उनके साथ कंसल्ट करते हैं। एंड कांग्रेस के जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उनके साथ भी, और उनको लगता है कि लोग जो है वो लाल बहादुर शास्त्री को अपना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। सो उनको चूज कर लिया जाता है एज द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, एंड दस ये कंट्री के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। शास्त्री एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर होते हैं उत्तर प्रदेश से। नेहरू की जो कैबिनेट है उसमें मिनिस्टर होते हैं बहुत सालों तक। नेहरू उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे, एंड अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं, और इनका जो कमिटमेंट होता है अपने प्रिंसिपल्स के लिए, उसके लिए, अपने कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। अर्लियर ही हैड रिजाइंड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेलवे मिनिस्टर
तो यहाँ पे एक मेजर रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड रिज़ाइन कर देते हैं। शास्त्री क्या होते हैं, कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं 1964 से 1966 तक। So during Shastri's brief prime ministership, country faced two major challenges. इंडिया स्टिल रिकवर कर रही थी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन से, जो कि हमारी जो वॉर थी चाइना के साथ, एंड फेल्ड मानसून था, ड्रॉट था, सीरियस फूड क्राइसिस थी। इसमें बहुत सारे जो चैलेंजेस थे वो इंडिया ने फेस किए। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया है, कंट्री फेस करती है एक वॉर पाकिस्तान के साथ 1965 में। शास्त्री का फेमस स्लोगन होता है जय जवान जय किसान, सिंबलाइज करता है कंट्री इसका रिजोल्व टू फेस बोथ दीज चैलेंजेस। तो शास्त्री की जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी एक एब्रप्ट एंड पे आती है 10 जनवरी 1966 को, जब सडनली तशकेंत में ये एक्सपायर हो जाते हैं यूएसएसआर, एंड जो कि करंटली कैपिटल होती है in the USSR and currently the capital of Uzbekistan. So he was there to discuss and sign an agreement with Muhammad Ayub Khan, and the then president of Pakistan, to end the war. तो जो कि भाई ये जो वॉर है उसको आप ख़त्म करो, पाकिस्तान के साथ जो वॉर हो रही है, तो उसके लिए मीटिंग में ही जाते हैं, एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, बट वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी, कांग्रेस बहुत सारे चैलेंज फेस करती है पॉलिटिकल सक्सेशन के सेकेंड टाइम इन 2 years. दिस टाइम देयर वाज एन इंटेंस कंपटीशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई चीफ मिनिस्टर होते हैं बॉम्बे स्टेट के, आज उसको महाराष्ट्र एंड गुजरात के नाम से जाना जाता है, एंड ऑल्सो एज अ मिनिस्टर एट द सेंटर। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की पुत्री होती हैं, एंड कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी होती है पास्ट में, एंड ऑल्सो हैड बीन यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इन द शास्त्री कैबिनेट। सो ये जो वक्त होता है यहाँ पे 2 सीनियर लीडर्स होते हैं पार्टी में, डिसाइड करते हैं टू बैक इंदिरा गांधी, बट डिसीजन वॉज नॉट अनैनिमस। कॉन्टेस्ट वॉज रिजॉल्व थ्रू अ सीक्रेट बैलेट अमंग कांग्रेस एमपीज। इंदिरा गांधी ने डिफीट कर दिया मोरारजी देसाई को, सपोर्ट उनको मिलता है 2/3 जो पार्टीज के एमपी हैं उससे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ पे जाता है, इंदिरा गांधी के पास। तो यहाँ पे पीसफुल ट्रांजिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है पावर का, डिस्पाइट इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर लीडरशिप। बहुत सारा कॉम्पिटिशन होता है बट पीसफुली ये ट्रांसफ़र हो रही है पावर, और ये एक साइन किसका है, ये बता रहा है कि भारत की डेमोक्रेसी कितनी मैच्योर है। अभी प्यारी सी पिक्चर है, इसको देख लेते हैं। It took some time before the new prime minister could settle down. While Indira Gandhi had been politically active for a very long, she had served as a minister under Lal Bahadur Shastri only for a short period. The senior Congress leaders may have supported Indira Gandhi in the belief that her administrative and political inexperience would compel her to be dependent on them for support and guidance. Within a year of becoming Prime Minister, Indira Gandhi had to lead the party in a Lok Sabha election. Around this time, the economic situation in the country had further deteriorated. Adding to her problems, faced with these difficulties, she set out to gain control over the party and to demonstrate her leadership skills. मतलब कह क्या रहे हैं कि अब आ जाती है नई प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, एंड इंदिरा गांधी पॉलिटिकली एक्टिव रही हैं बहुत लंबे समय से। ये लाल बहादुर शास्त्री की जो कैबिनेट है उसमें भी ये मिनिस्टर रही हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर्स ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस है, इससे क्या होगा कि एक सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा देश को चलाने में। सो विद इन अ ईयर ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, गांधी हैड टू लीड द पार्टी इन अ लोकसभा इलेक्शन। इस टाइम क्या होता है, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इंदिरा गांधी को। तो ये जो डिफ़िकल्टी जब ये फेस करती है तो ये पार्टी पे कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं और अपनी यहाँ पे लीडरशिप स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1966 टू 1977 एंड 1980 टू 1984 जवाहरलाल नेहरू की पुत्री होती हैं।
फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करती हैं एज ए यंग कांग्रेस वर्कर। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होती हैं 1958 में, मिनिस्टर होती हैं शास्त्री की कैबिनेट में 1964 से 66 के बीच में, लेड द कांग्रेस पार्टी टू विक्ट्री 1967, 1971 एंड 1980 जनरल इलेक्शंस, क्रेडिटेड विद द स्लोगन गरीबी हटाओ, विक्ट्री 1971, वॉर एंड फॉर पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाइक एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्स, नेशनलाइजेशन करती है बैंक का, न्यूक्लियर टेस्ट कराती हैं एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, ये एक प्यारी सी पिक्चर है। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ है एक वुमेन के लिए एक वर्ल्ड में जो जहाँ पे वो मेन से डोमिनेटेड था। वाई डोंट वी हैव मोर women इन पोजिशंस लाइक दैट? तो क्यों नहीं होती है जैसे कि इतनी ज़्यादा औरतें क्यों नहीं आती हैं पोजिशंस में जैसे इंदिरा गांधी थी, है ना? ये बहुत ही बड़ा अपने आप में एक सवाल है। फोर्थ जनरल इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं 1967 में। साल जो होता है 1967, इसको हम एक लैंडमार्क की तरह कंसिडर करते हैं भारत की पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री में। तो इस चैप्टर में आपने रीड करा होगा चैप्टर 2 में कि कैसे कांग्रेस पार्टी डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स थी पूरे देश में 1952 से। ये जो ट्रेंड था इसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस होने थे 1967 की इलेक्शंस के बाद। अब इलेक्शन का कंटेक्स्ट देखते हैं। ईयर्स जो होता है जिसमें फोर्थ जनरल इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। कंट्री बहुत सारे मेजर चेंजेस विटनेस करती है। 2 प्राइम मिनिस्टर मर चुके होते हैं क्विक सक्सेशन में, एंड जो नई प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको एक पॉलिटिकल नोवाइस की तरह देखा जाता है, हैड बीन इन ऑफिस फॉर लेस देन अ ईयर। आप रिकॉल करोगे जो कि चैप्टर 3 में डिस्कशन हुआ था, प्रीवियस सेक्शन जो था इस चैप्टर का, कि पीरियड जो था इट वाज अ फ्रॉट विद ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस। भारत में बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं जिससे कि जो है मानसून के फेलियर की वजह से ये क्राइसिस आते हैं और वाइड स्प्रेड ड्रोथ होता है, सूखा पड़ जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में डिक्लाइन हो जाती है, फूड की कमी हो जाती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की डिप्लीशन हो जाती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स में ड्रॉप हो जाती है, शार्प राइज होता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स में, एंड डाइवर्जन होता है रिसोर्सेज का फ्रॉम प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहला जो डिसीजंस होता है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का वो था कि कैसे इंडियन रुपीज़ को डीवैल्यूएट करना है अंडर वोट वॉज सीन टू बी प्रेशर फ्रॉम द यूएस। अर्लियर एक जो यूएस डॉलर था कुड बी परचेज फॉर लेस देन ₹5। डीवैल्यूएशन के बाद इसने कोस्ट किया मोर देन ₹7। रुपी की वैल्यू कम हो गई है। इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर ऑफ प्राइस अराइज, पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज की। जो भी एसेंशियल कमोडिटीज थी उनका भी प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो चुका था। फूड स्कैरिसिटी बहुत ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, और जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी कंट्री में वो भी बहुत ही बेकार थी। तो बंद एंड हड़ताल फ्रीक्वेंटली हो रहे थे देश में। ये जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एंड नोट एज एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम। तो जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो सरकार ने इनको ये नहीं सोचा कि लोग यहाँ पे अपनी जो एक्सप्रेशंस है वो बता रहे हैं, बल्कि सरकार ने एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम इसको कंसिडर करी। इससे क्या हो गया, फर्दर पब्लिक बिटरनेस इंक्रीज हो गई, एंड जो प्रोटेस्ट है वो बहुत भयंकर होते हैं। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टीज लॉन्च करते हैं स्ट्रगल फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। तो आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में कि कैसे एक ग्रुप जो होता है कम्युनिस्ट का, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से सेपरेट होके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेड आर्म्ड agrarian struggles and organized peasant agitations. This period also witnessed some of the worst Hindu-Muslim rights since independence. अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं। नॉन कांग्रेसिज्म सिचुएशन
could not have remained isolated from party politics in the country. ऑपोजिशन पार्टीज जो थी वो किस में होती हैं, फॉर फ्रंट में होती है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट एंड प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट. पार्टीज अपोज करते कांग्रेस को, रियलाइज दैट डिवीजन जो है उनकी वोट्स का केप्ट द कांग्रेस इन पावर, कि हमारी वोट का जैसे डिवीजन हो रहा है इसकी वजह से कांग्रेस को पावर मिल रही है. तो पार्टीज क्या होती हैं, इंटायरली डिफरेंट थी, डिस्परेट थी अपने प्रोग्राम्स में, अपनी आइडियोलॉजी में, गो टुगेदर एक साथ आती है, एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाती है सेम स्टेट्स में, और इलेक्टोरल एडजस्टमेंट जो होते हैं ऑफ शेयरिंग सीट्स इन अदर्स वो आ जाती हैं. उनको लगता है कि इनएक्सपीरियंस जो होता है इंदिरा गांधी का और इंटरनल जो फैक्शनलिज्म हो रहा है कांग्रेस के अंदर, उनको एक अपॉर्चुनिटी उसने प्रोवाइड की कांग्रेस को टोपल करने के लिए. सोशलिस्ट लीडर होते हैं उस टाइम पे जैसे राम मनोहर लोहिया, ये एक स्ट्रैटेजी देते हैं नेम किसका, नॉन कांग्रेसिज्म की. ही ऑल्सो प्रोड्यूस अ थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट इन इट्स डिफेंस. कांग्रेस का जो रूल था वो अनडेमोक्रेटिक था and opposed her to the interest of ordinary poor people. Therefore, coming together of the non-Congress parties was necessary for reclaiming democracy for the people. Okay, अब भाई बात करते हैं इंडिया में जो प्रेजेंट ट्रेंड्स है वो कंटिन्यू हो रहा है. मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्डर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज गोइंग टू स्लिप आउट ऑफ रीच ऑफ एन ऑर्डर स्ट्रक्चर ऑफ सिविल गवर्नमेंट, एंड द आर्मी विल बी ओनली ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अथॉरिटी and order. The great experiment of developing India within a democratic framework फेल हो चुका है. इंडिया इज डिसइंटीग्रेटिंग डेमोक्रेसी, एक आर्टिकल जो कि लंदन टाइम्स में पब्लिश होता है 1967 में. राम मनोहर लोहिया के बारे में बात करें, सोशलिस्ट लीडर होते हैं, थिंकर होते हैं, फ्रीडम फाइटर होते हैं, एंड ये फाउंडर होते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के. जब स्प्लिट हो जाता है पेरेंट पार्टी में तो जो लीडर होते हैं सोशलिस्ट पार्टी के, एंड लेटर संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी मेंबर होते हैं लोकसभा के. फाउंडर एडिटर होते हैं मैनकाइंड एंड जन के. अपने जो ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशंस ये देते हैं नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी को. एज पॉलिटिकल लीडर बेस्ट नोन फॉर शार्प अटैक्स ऑन नेहरू, strategy of non-congressism, advocacy of reservation for backward castes and opposition to English. Electoral verdict की बात करते हैं. So it was in this context of heightened popular discontent and the polarization of political forces that की जो 4 जनरल इलेक्शंस होते हैं लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में वो फरवरी 1967 को कंडक्ट कराए जाते हैं. कांग्रेस इलेक्टोरेट को फेस कर रही होती है पहली बार बिना नेहरू के. अब ये जो रिज़ल्ट है ये इसने क्या किया कि कांग्रेस जो होती है दोनों नेशनल एंड स्टेट लेवल पे जोल्ट हो जाती है. बहुत सारे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर डिस्क्राइब करते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक की तरह देखने को यहाँ पे मिले. कांग्रेस मैनेज करती है मेजोरिटी गेन करने के लिए लोकसभा में, बट इसकी जो लोवेस्ट टैली होती है सीट्स की एंड शेयर होता है वोट्स का सिंस 1952. हाफ द मिनिस्टर इन इंदिरा गांधी कैबिनेट वो अब हार जाते हैं. पॉलिटिकल स्टोलवर्ड्स वो लोस्ट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंक्लूडेड जैसे कि कामराज तमिलनाडु में, एस के पाटिल महाराष्ट्र में, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल में, एंड के बी सभाई इन बिहार. सो सी नटराजन अन्नादुरई की बात करें, चीफ मिनिस्टर होते हैं मद्रास के, तमिलनाडु. 1967 से जर्नलिस्ट भी होते हैं, पॉपुलर राइटर होते हैं, ऑडिटर होते हैं. इनिशियली जस्टिस पार्टी जो होती है उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं मद्रास प्रोविंस में. लेटर ये द्रविड कजागम को ज्वाइन करते हैं, फॉर्म्ड डीएमके एज अ पॉलिटिकल पार्टी. प्रोपोनेंट होते हैं द्रविड कल्चर के. ही वाज अपोज्ड टू इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एंड लेड टू एंटी हिंदी एजिटेशंस. सपोर्टर होते हैं ग्रेटर ऑटोनॉमी के, ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स. सो अब यहाँ पे अगर हम बात करें असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट देखते हैं 1967 का, तो ये रिजल्ट है कांग्रेस गोट मेजोरिटी इन 1967 असेंबली पोल्स. कांग्रेस डिड नॉट गेट अ मेजोरिटी इन 1967 असेंबली पोल. राजस्थान में कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजोरिटी बट फॉर्म्ड गवर्नमेंट विद हेल्प फ्रॉम अदर्स. तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कांग्रेस जो कि पूरे देश में फैली हुई थी 1967 में, कांग्रेस जो है आप देख सकते हैं काफ़ी स्टेट्स में
कांग्रेस हार गई है? क्या नॉन कांग्रेसिज्म रेलिवेंट है आज? कैन इट बी अप्लाइड अगेंस्ट लेफ्ट फ्रंट इन टुडेज वेस्ट बंगाल? चलिए देखते हैं। इलस्ट्रेशन इज नॉट अ मैप, बट ये सिर्फ सो ड्रामेटिक नेचर जो होता है पॉलिटिकल चेंज का वुड बी मोर अपेरेंट टू यू एट द स्टेट लेवल। कांग्रेस मेजोरिटी हार जाती है बहुत सारे स्टेट में, लगभग 7 स्टेट में। दो जो दूसरे स्टेट्स डिफेक्शंस होते हैं प्रिवेंटेड इट फ्रॉम फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। सो ये जो 9 स्टेट है जहाँ पे कांग्रेस पावर लूज कर जाती है, ये होते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, मद्रास एंड केरला। मद्रास स्टेट में, जिसको आज तमिलनाडु बोलते हैं, रीजनल पार्टी होती है द्रविड़ा मुन्नेत्रा कजागम केम टू पावर बाय सिक्योरिंग अ क्लियर मेजोरिटी। डीएमके जीत जाते हैं मैसिव एंटी हिंदी एजिटेशंस के बाद, जो स्टूडेंट करते हैं सेंटर के अगेंस्ट ऑन द इशू ऑफ इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो बात होती है कि हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करने की। तो उसी के अगेंस्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कैसे प्रोटेस्ट होते हैं। सो ये पहली बार होता है कि कोई भी एक नॉन कांग्रेस पार्टी ने मेजोरिटी ली है अपने खुद के स्टेट में। दूसरे जो 8 स्टेट होते हैं वहाँ की बात करें तो कॉलिएशन गवर्नमेंट जो कि कंसिस्ट कर रही थी डिफरेंट नॉन कांग्रेस पार्टीज़ को, वो भी फॉर्म कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। पॉपुलर सेइंग वाज दैट के वन कुड टेक अ ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू हावड़ा एंड नॉट पास थ्रू अ सिंगल कांग्रेस रूल्ड स्टेट, है ना। सो ये स्ट्रेंज फीलिंग था उनके लिए, जिन्हें लगता था भाई कांग्रेस ही पावर में हो। सो अब ये जो डोमिनेशन होता है कांग्रेस का, ये ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट्स सो अनयूजुअल इन हंग असेंबलीज एंड कोलिशन गवर्नमेंट? वी सी देम ऑल द टाइम। कोलिशंस क्या होता है? इलेक्शंस होते हैं 1967 के, पिक्चर्स में आते हैं, और एक कॉन्सेप्ट आती है यहाँ पे फिनो कोलिशंस की। इसमें क्या होता है, कोई भी सिंगल पार्टी की मेजोरिटी नहीं होती है, बहुत सारी जो नॉन कांग्रेस पार्टी एक साथ आती है, लेजिस्लेटिव पार्टीज बनाती है, जिसको संयुक्त विधायक दल बोलते हैं हिंदी में, एंड जो कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं। सो दैट इज़ वाई ये जो गवर्नमेंट होती है, इनको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं एज SVD गवर्नमेंट। मोस्ट ऑफ दीज केसेस कॉलिशन पार्टनर्स आइडियोलॉजिकली इनकंग्रुएंट थे। SVD गवर्नमेंट जो होती है बिहार में फॉर इंस्टांट इंक्लूड करती है 2 सोशलिस्ट पार्टीज, SSP एंड PSP, along with the CPI on the left and जनसंघ on the right। पंजाब में क्या होता है, इसको पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट बोलते हैं, एंड कंप्राइज करती है 2 राइवल अकाली पार्टीज की उस टाइम पे, संत ग्रुप एंड द मास्टर ग्रुप विद बोथ द कम्युनिस्ट पार्टीज CPI एंड द CPIM, SSP, रिपब्लिकन पार्टी एंड भारतीय जना संघ। ओके, डिफेक्शन की बात करें तो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है पॉलिटिक्स का 1967 के बाद होता है इलेक्शन का। जो इलेक्शन की कैसे डिफेक्शन ने रोल प्ले किया इन द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ गवर्नमेंट्स इन द स्टेट। डिफेक्शन का मतलब होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लीव्स करती है पार्टी को, जिसके सिंबल पे वो इलेक्ट उसको किया जाता है और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करती है। तो 1967 के बाद जनरल इलेक्शन के बाद ब्रेकअवे होता है कांग्रेस लेजिस्लेटर्स का। एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने में 3 स्टेट में, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। Constant realignment and shifting political loyalties in this period gave rise to the expression आया राम गया राम। स्टोरी देखते हैं आया राम गया राम की। सो आया राम गया राम पॉपुलर होता है पॉलिटिकल वोकैबुलरी में इंडिया में डिस्क्राइब करने के लिए प्रैक्टिस ऑफ फ्रीक्वेंट फ्लोर क्रॉसिंग बाय लेजिस्लेटर्स। जैसे कि पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वो कई बार आपको दिखते होंगे पार्टीज बदलते हुए। लिटरली तो ये ट्रांसलेट करता है टर्म्स मेंट राम केम एंड राम वेंट। एक्सप्रेशन ओरिजिनेट होता है एक अमेजिंग फीट में ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग अचीव्ड बाय गयालाल, MLA होते हैं हरियाणा में 1967 में। तो ये चेंज कर देते हैं इनकी पार्टी अपनी 3 बार एक ही नाइट में, कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में, एंड देन बैक टू द कांग्रेस, एंड देन विद इन 9 आवर्स टू यूनाइटेड फ्रंट अगेन। ठीक है,
तो इट इज़ सेड दैट कि गयालाल डिक्लेयर करता है इनकी इंटेंशन क्विट करने के लिए यूनाइटेड फ्रंट को एंड ज्वाइन करने के लिए कांग्रेस को। कांग्रेस लीडर राव बीरेंद्र सिंह ब्रॉट हिम टू चंडीगढ़ प्रेस एंड डिक्लेयर्ड गयाराम was now आयाराम। So Gayalal's feat was immortalized in the phrase Ayaram Gayaram, which became the subject of numerous jokes and cartoons. Later, constitution was amended to prevent defections. तो ये जो आना जाना चल रहा है, आप देख रहे हैं अमूल के पैकेट पे भी इसका एडवर्टीजमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्प्लिट होती है कांग्रेस में, तो 1967 के इलेक्शंस के बाद कांग्रेस पावर रिटेन करते हैं सेंटर में, बट मेजोरिटी में रिडक्शंस यहाँ पे देखने को मिलता है और बहुत सारे स्टेट में भी पावर लूज कर देती है। मोर इम्पोर्टेंटली बात करें, रिजल्ट प्रूव करता है कि कांग्रेस को अब डिफीट किया जा सकता है इलेक्शंस में, बट कोई एक सब्स्टिट्यूट नहीं था। मोस्ट जो नॉन कांग्रेस कोalition गवर्नमेंट थी स्टेट में, वो लंबे टाइम के लिए सरवाइव नहीं की, उन्होंने भी मेजोरिटी यहाँ पे लॉस कर दी। एंड आइदर जो नए कॉम्बिनेशंस थे वर फॉर्म्ड और प्रेसिडेंट्स रूल हैड टू बी इम्पोज्ड। इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट, रियल चैलेंज जो होता है इंदिरा गांधी के लिए अपोजिशन से नहीं आता, बट फ्रॉम विद इन हर ऑन पार्टी शी हैड टू डील विद द सिंडिकेट, ए ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स जो कि कांग्रेस के अंदर थे। सिंडिकेट ने प्ले किया था रोल इंदिरा गांधी को इंस्टॉल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे, एंड इंश्योर करने के लिए कि जो इसका इलेक्शन होता है वो एंड ensuring her election as a leader of the parliamentary party. सो दीज लीडर्स एक्सपेक्ट ये करते हैं इंदिरा गांधी को कि वो इनकी एडवाइस को फॉलो करें। ग्रेजुअली हाउएवर इंदिरा गांधी अटेम्प्ट करती है एजर्ट करने के लिए अपनी पोजीशन गवर्नमेंट के अंदर। सो शी चोज हर ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स फ्रॉम आउटसाइड द पार्टी। स्लोली एंड केयरफुली शी साइडलाइन द सिंडिकेट। इंदिरा गांधी फेस करती है दो चैलेंजेस, उनको अभी ज़रूरत थी बिल्ड करने की अपना इंडिपेंडेंस सिंडिकेट से। सो इनको अभी काम करने की ज़रूरत थी टूवर्ड्स रिगेनिंग द ग्राउंड दैट द कांग्रेस हैड लॉस्ट इन 1967 के इलेक्शन। इंदिरा गांधी अडॉप्ट करती है बहुत बोल्ड स्ट्रैटेजी, कन्वर्ट करती है एक सिंपल पावर स्ट्रगल एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में, लॉन्च करती है सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स to give the government policy a left orientation. So she got the Congress Working Committee to adopt a 10-point program in May 1967. सो ये जो प्रोग्राम था इंक्लूड करता था सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सीलिंग और अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम पब्लिक distribution of food grains, land reforms and provisions of house sites to the rural people. While syndicate के जो लीडर्स थे फॉर्मली उन्होंने अप्रूव किया इस लेफ्ट विंग प्रोग्राम को, तो सीरियस रिजर्वेशंस थे। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें 1967 के बारे में, तो फैक्शनल जो राइवलरी होती है सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी के बीच में ये 1969 में आती है। प्रेसिडेंट जो जाकिर हुसैन की जो डेथ है उनकी डेथ के बाद पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया ये वैकेंट हो जाती है उस साल। सो डिस्पाइट मिसेस गांधी रिजर्वेशन सिंडिकेट मैनेज करते हैं नॉमिनेट करने के लिए अपना लॉन्ग टाइम ओपोनेंट एंड देन स्पीकर लोकसभा के एन संजीवा रेड्डी एज अ ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर एंसुइंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इंदिरा गांधी रिटेलिएट हो जाती हैं बाय एनकरेजिंग द देन वाइस प्रेसिडेंट बीबी गिरी टू फाइल हिज नॉमिनेशन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अनाउंस करते हैं बहुत सारे बिग पॉपुलर पॉलिसी मेजर्स, जैसे कि 14th जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनका नेशनलाइजेशन होता है, प्रीवीवी पर्स का एबोलिशन होता है, और जो स्पेशल प्रिविलेजेस जो दिए गए हैं फॉर्मर प्रिंसेस को उनका एबोलिशन कर देती है। सो मुरारजी देसाई डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होते हैं एंड फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ऑन बोथ द अबव इशूज सीरियस डिफरेंसेस इमर्ज होते हैं मुरारजी देसाई और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, जिसकी वजह से देसाई गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं। कांग्रेस ने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे इस तरह के, बट इस टाइम क्या होता है दोनों पार्टीज़ ये दिखाना चाहती है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है
showdown, but this time both the parties wanted to showdown, which took place during the presidential election. उस वक्त के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट होते हैं जिनका नाम होता है निजा लिंगप्पा, एक विप को इशू करते हैं और ये पूछते हैं कांग्रेस के एमपी से, एमएलए से, कि आप संजीवा रेड्डी के फेवर में वोट करो, जो कि पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट होते हैं। तो जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर होते हैं रिक्वेशन करते हैं एक स्पेशल मीटिंग ऑफ द एआईसीसी की। दैट इज़ वाई ये जो फैक्शन है ये इसको रिक्वेशनिस्ट के नाम से जाना गया बाद में, बट इसको फिर रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। साइलेंटली सपोर्टिंग वीवी गिरी, प्राइम मिनिस्टर ओपनली कंसाइंस वोट के लिए बुलाती हैं। इसका मतलब होता है कि एमपीज एंड एमएलए जो कांग्रेस के हैं वो फ्री होते हैं वोट करने के लिए, जिस तरह से भी वो वोट करना चाहे। इलेक्शन अल्टीमेटली रिजल्ट करते हैं वीवी गिरी की विक्ट्री में। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एंड जो डिफीट हो जाती है संजीवा रेड्डी की, जो कि ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट होते हैं। तो जो डिफीट होती है ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट की, इसकी वजह से स्प्लिट हो जाती है पार्टी में। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्सपेल कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर को फ्रॉम द पार्टी। She claimed that her group was the real Congress. November 1969 तक कांग्रेस ग्रुप led by the syndicate came to be referred to as the Congress, and the group led by Indira Gandhi came to be called as the Congress Requestionist and Congress Organization, पहला वाला. So these two parties were also described as Old Congress and New Congress. Indira Gandhi project करते split as an ideological divide between the specialist and conservative, बिटवीन द प्रो पुअर एंड प्रो रिच। एबोलिशन देखते हैं प्रीव्यू पर्स का। चैप्टर 1 में आपने रीड करा होगा कि कैसे इंटीग्रेशन होता है प्रिंसली स्टेट का। इंटीग्रेशन कब होता है? जब एश्योरेंस दिया जाता है जो भी प्रिंसली रूल स्टेट थे उनके रूलर्स को, रूलर्स की फैमिलीज़ को, कि हम आपको अलाउ करेंगे कुछ जो सर्टेन प्राइवेट प्रॉपर्टी आप वो रिटेन कर पाओगे। एंड इससे क्या होगा, उनको ग्रांट भी मिलती है हेरिडिटी में, गवर्नमेंट की अलाउंसेस भी मिलती है। तो रेवेन्यू एंड पोटेंशियल जो होता है मर्जिंग स्टेट का, दिस ग्रांट वाज कॉल्ड द प्रिवी पर्स। तो एक्सेशन के टाइम पे लिटिल क्रिटिसिज्म होता है इन प्रिविलेजेस का, क्योंकि इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन प्राइमरी एम होता है, यट जो हेरिडिटरी प्रिविलेजेस होते हैं कंसोनेंट नहीं होते। न्यू जो प्रिंसिपल होता है इक्वालिटी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के साथ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लेड डाउन थे। तो नेहरू एक्सप्रेस करते हैं उनका डिससेटिस्फेक्शन ओवर द मैटर टाइम एंड अगेन। 1967 के जब जनरल इलेक्शन होते हैं, इंदिरा गांधी सपोर्ट करती है इस डिमांड को कि गवर्नमेंट को एबॉलिश करना चाहिए प्रिवी पर्स को। मुरारजी देसाई इस मूव को मॉरली रॉन्ग बोलते हैं एंड ये बोलते हैं ब्रीच ऑफ फेथ विद द प्रिंसेस, कि इनकी फेथ के साथ यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है जिन्होंने अब इनको ज्वाइन किया है इंडियन यूनियन को। सो गवर्नमेंट ट्राई करती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए 1970 में, बट राज्यसभा में ये पास नहीं होता। फिर ये एक ऑर्डिनेंस इशू करती है विच वॉज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। इंदिरा गांधी मेड दिस इनटू अ मेजर इलेक्शन इशू इन 1971 एंड बहुत सारा सपोर्ट इनको मिलता है। मैसिव विक्ट्री होती है 1971 के इलेक्शन में। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। लीगल जो ऑब्स्टिकल्स है, जो कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल ऑब्स्टिकल्स थे प्रिवी पर्स को एबोलिशन को लेके, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में उसी मूव को यहाँ उसी जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको रिमूव कर दिया जाता है। सो जो 1971 का इलेक्शन होता है और कैसे कांग्रेस का रिस्टोरेशन होता है। स्प्लिट जो होती है कांग्रेस में रिड्यूस करती है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को एक माइनॉरिटी की रूप में, यट उनकी जो गवर्नमेंट होती है ऑफिस में कंटिन्यू रहती है एंड इशू बेस्ड सपोर्ट होता है फ्यू अदर पार्टीज़ का, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड डीएमके। इस पीरियड में गवर्नमेंट बहुत सारे कॉन्शियस अटेम्प्ट लाती है अपने सोशलिस्ट
क्रीडेंशियल्स को प्रोजेक्ट करने के लिए। सो दिस वाज आल्सो अ फेज जब इंदिरा गांधी विग्रसली कैंपेन करती है इम्प्लीमेंट करने के लिए कि कैसे एग्जिस्टिंग लैंड रिफॉर्म लॉज को इम्प्लीमेंट किया एंड फर्दर लैंड सीलिंग लेजिस्लेशंस हुआ। सो in order to end her dependence on the पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रेंथन करती है पार्टी की पोजीशन पार्लियामेंट में और एक पॉपुलर मैंडेट लेती है अपने प्रोग्राम्स के लिए। इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट है रिकमेंड करती है डिसोल्यूशन लोकसभा का दिसंबर 1970 में। सो दिस वाज अनदर सरप्राइजिंग एंड बोल्ड मूव। फिफ्थ जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के 1971 में। इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट अपीयर टू बी लोडेड अगेंस्ट कांग्रेस आर। आफ्टर ऑल जो भी नई कांग्रेस थी एक फैक्शन थी ऑलरेडी वीक पार्टी का। हर किसी को ये लग रहा था जो रियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है कांग्रेस पार्टी की वो कांग्रेस कमांड ऑफ कांग्रेस के अंडर थी। तो मैटर्स को और भी ज़्यादा इंदिरा गांधी के लिए वर्स बनाने के लिए जितने भी मेजर नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज होती हैं इलेक्टोरल अलायंस फॉर्म कर लेती हैं जिसको ग्रांट अलायंस बोलते हैं। संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी आती है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आती है, भारतीय जनसंघ आती है, स्वतंत्र पार्टी आती है, भारतीय क्रांति दल एक साथ आके इसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। सो रूलिंग पार्टी हैड एन अलायंस विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब ये जो रूलिंग पार्टी है उसका सीपीआई के साथ अलायंस हो जाता है। यट ये जो नई कांग्रेस है इसके पास कुछ होता है इट्स बिग ओपोनेंट जिन जो इसके पास इसके जो ओपोनेंट्स होते हैं उनके पास नहीं होता। इसके पास इशू होता है एजेंडा होता है पॉजिटिव स्लोगन होता है। ग्रैंड अलायंस डिड नॉट हैव अ कोहेरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम। इंदिरा गांधी कहती है कि अपोजिशन का जो अलायंस है हैड ओनली वन कॉमन प्रोग्राम इंदिरा हटाओ मतलब रिमूव इंदिरा। इन कंट्रास्ट टू दिस ये एक पॉजिटिव प्रोग्राम को फॉरवर्ड करती है जिसको ये स्लोगन में कैप्चर करती है जैसे गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी। फोकस करती है पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ पे जो रूरल के जो लैंड है उस पे सीलिंग के इम्पोजिशन की बात करती हैं एंड अर्बन प्रॉपर्टीज़ पे भी डिस्पैरिटीज़ जो होती है इनकम में अपॉर्चुनिटीज़ में उसके रिमूवल की बात करती हैं। प्रिंसली प्रिविलेजेस के एबोलिशंस की बात करती है। गरीबी हटाओ के थ्रू इंदिरा गांधी ट्राई करती है जो एक डिसएडवांटेज जो ग्रुप होता है उनका सपोर्ट लेने के स्पेशली अमंग द लैंडलेस लेबरर्स दलित्स एंड आदिवासीज माइनॉरिटीज वुमेन एंड अनएम्प्लॉयड यूथ। स्लोगन जो होता है गरीबी हटाओ का एंड द प्रोग्राम्स दैट फॉलोड इट पार्ट होते हैं इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के जैसे कि एक ये इंडिपेंडेंट नेशन वाइड पॉलिटिकल सपोर्ट बेस को बनाती है। आउटकम क्या होता है 1971 का जो रिजल्ट आता है ड्रामेटिक होता है। डिसीजन टू होल्ड दीज इलेक्शंस कांग्रेस आर सीपीआई अलायंस won more seats and votes than the Congress had ever won in the first four general election. Combined जो वन होती है 375 सीट्स लोकसभा में सिक्योर करती है 48.4% वोट्स। इंदिरा गांधी कांग्रेस आर 352 सीट्स जीतती है 44% जो है वो वोट्स यहाँ पे जीतती है। So Congress this with the performance of the Congress O party with so many stalwarts could get less than one-fourth of the votes secured by Indira Gandhi party and win merely 16 seats. With this, the Congress party led by Indira Gandhi established its claim to being the real Congress एंड जो डोमिनेंट पोजीशन होती है इंडिया की पॉलिटिक्स में उसको रिस्टोर करती है। ग्रैंड अलायंस जो होता है अपोजिशन का प्रूव कर होता है एज अ ग्रैंड फेलियर। इनकी जो कंबाइंड टैली होती है सीट्स की वो 60 से भी कम यहाँ पे होती है। तो फर्स्ट पोजीशन पे भी इंदिरा, सेकंड पे भी इंदिरा, थर्ड पे भी इंदिरा और यहाँ पे जो अलायंस है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। सो 1971 के लोकसभा के इलेक्शंस के बाद मेजर पॉलिटिकल पार्टी क्राइसिस होती है ईस्ट पाकिस्तान में जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं। आपने जैसे कि चैप्टर में पढ़ा होगा 1971 के जो इलेक्शंस थे यहाँ पे क्या होता है जैसे कि क्राइसिस होते हैं ईस्ट पाकिस्तान में। इंडो पाक वॉर होती है जिसकी वजह से बांग्लादेश का एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो ये जो इवेंट्स होते हैं इससे इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। ऑपोजिशन के जो लीडर्स होते हैं उनकी स्टेट्समैनशिप को एडमायर करते हैं। उनकी जो पार्टी है
जितने भी असेंबली इलेक्शन है उनके थ्रू स्वैप हो जाती है 1972 में। शी वॉज सीन नॉट ओनली एज द प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज बट ऑल्सो एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर की तरह उभर के आती है। ये जो पोजीशन होती है इंदिरा गांधी की, या तो पार्टी में या पार्टी के बाहर, सिंपली डिड नॉट मैटर। सो 2 सक्सेसिव इलेक्शन विक्ट्रीज के बाद एक सेंटर में दूसरी स्टेट पे डोमिनेंस जो होता है इंदिरा का, वो कांग्रेस का रिस्टोर हो जाता है। कांग्रेस अब पावर में होती है ऑलमोस्ट और फेमस होती है सारे सोशल सेक्शंस के अक्रॉस। इंदिरा गांधी के विद इन इंदिरा गांधी हैड warded ऑफ द चैलेंज टू द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। सो रिस्टोरेशन से क्या मतलब है, बट डज इट मीन दैट कांग्रेस सिस्टम रिस्टोर हो चुका था? इंदिरा गांधी ने जो डन किया था रिवाइवल के लिए ओल्ड कांग्रेस पार्टी का, बहुत सारे वेज में उन्होंने पार्टी को री इन्वेंट किया। पार्टी ऑक्यूपाइड अ सिमिलर पोजिशन इन टर्म्स ऑफ इट पॉपुलैरिटी एज इन द पास्ट, बट डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी rely की entirely on the popularity of the Supreme Court. It had somewhat weak organization structure. कांग्रेस पार्टी नव इसके बहुत सारे फैक्शन नहीं थे, thus it could not accommodate all kinds of opinion and interest. While elections जीत जाती है, डिपेंड करती है on social groups, पुअर, विमेन, दलित, आदिवासी एंड द माइनॉरिटीज़। ये एक नई कांग्रेस थी जो अब इमर्ज हुई है। तो इंदिरा गांधी रिस्टोर करते कांग्रेस सिस्टम को, कांग्रेस का जो नेचर होता है उसको ही चेंज करके। डिस्पाइट बीइंग मोर पॉपुलर, नया जो कांग्रेस था उनके पास ये कैपेसिटी नहीं थी कि जितने भी टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसको एब्जॉर्ब किया जाए। एंड कांग्रेस कंसोलिडेट करती है, अपनी पोजीशन को मजबूत करती है। एंड इंदिरा गांधी एज्यूम करती है पोजीशन किसकी, अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी की। स्पेस फॉर डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स एस्पिरेशंस एक्चुअली श्रिंक करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा था। पॉपुलर अनरेस्ट, मोबिलाइजेशन जो होता है डेवलपमेंट का इश्यूज, इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, ये भी अभी ग्रो ही कर रहा है। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कैसे यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस आते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेमोक्रेसी है कंट्री की, उसकी एग्जिस्टेंस को यहाँ पे एक ख़तरा होता हुआ आपको नज़र दिखाई देगा। तो ये चैप्टर की समरी थी। समरी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करो। थैंक यू सो मच।